नमस्कार, वंदे मातरम, नमस्ते, नमस्कार। आप सब जल्दी से आ जाइएगा। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब जल्दी-जल्दी से आ जाइएगा हमारे साथ। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को सीखेंगे। क्या कुछ क्वेश्चंस आपके लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास के महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को देखते हुए? तो क्या कुछ सवाल महत्वपूर्ण रहेंगे, उन सारे सवालों को देखेंगे हम। क्या कुछ सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बच्चे हैं? और आज की करंट अफेयर के बारे में आपको पुनः बता दूं कि वो सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और आपकी परीक्षाओं में सीधे आने की पूरी गुंजाइश भी रखेंगे। तो उन सारे सवालों को हम समझेंगे, करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत से पहले रोज की तरीके से एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपको जानकारी ये कि हाल ही में हमारी टीम के द्वारा एक नया चैनल लॉन्च किया गया और वो चैनल है आपके किसके परिप्रेक्ष्य में, यूपी मंथन चैनल के नाम से यूपी मंथन चैनल लॉन्च किया गया। और ये किसके लिए है? स्पेशली आपको यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए और यूपी पेट के साथ साथ पीएससी, आरओ, एआरओ और आप टेट सुपर टेट की तैयारी भी आप अपने यूपी मंथन चैनल पर कर पाएंगे। तो आप भूलिएगा रही, जो भी लोग यूपी से हैं और यूपी की तैयारी करते हैं वो सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं और आप आसानी से अपने यूपी मंथन पर जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या रखा है? पहला सवाल आप सबके सामने दे रखा है कि भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो आप अगर सवाल को देखें तो सवाल को देखिएगा, ये उद्घाटन समारोह के दौरान की तस्वीरें हैं। आपको बताना है भारत के पहले नैनो डीएपी प्लांट की आधारशिला राज्य पूछा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर राजस्थान। देखिए एक समय ऐसा था, आप जवाब दीजिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा जवाब की। एक समय ऐसा था जब किसान बड़ी बड़ी खाद की बोरियां लेकर के आगे निकलता था, तो अब ऐसा नहीं रहेगा। अब बोतलों के भीतर आपको यूरिया के बारे में यूरिया मिला करेगी, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहेगी, ठीक है, तरल नाइट्रोजन यूरिया रहेगी। अब एक बात का आप ख्याल रखना, क्या क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है? अब इससे क्या होगा, जो नाइट्रोजन होगा, जो नाइट्रोजन से कमी है, वो नाइट्रोजन की कमी को दूर किया जा सकेगा। कैसे? तरल फॉर्मेट में, लिक्विड फॉर्मेट में। अब आपको यूरिया की बोरी, लंबी लंबी बोरियां जो डीएपी के प्लांट्स हैं उसके लिए आपको ले जानी नहीं पड़ेंगी। अब आप एक बात और जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खेतों में किसकी कमी पाई जाती है? भारत के खेतों में नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में कमी पाई जाती है। खेतों में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की बड़ी मात्रा में कमी पाई जाती है। तो इसी की क्षतिपूर्ति के लिए क्या डीएपी का प्रयोग करते हैं ना? कमी पाई जाती है तो इसलिए हम क्या करते हैं, डीएपी की कमी पूर्ति पाई जाती है खेतों के अंदर, इसलिए हम यूरिया का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। आप सबका उत्तर भी जवाब आ रहा है, मैं उत्तर ले पा रहा हूं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर आपको बताना है गुजरात या राजस्थान। जल्दी जल्दी से उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? बिल्कुल सही जवाब। क्या बच्चे? ये अमित शाह जी द्वारा इसका उद्घाटन अभी किया जा रहा है, देखा जा रहा है। तो इसका आयोजन कहाँ? गुजरात में किया गया है। तो आप कहेंगे गुजरात में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। कैसा है? नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए लिक्विड फॉर्म में पहले नैनो डीएपी प्लांट का उद्घाटन किया गया। लिक्विड फॉर्मेट में व्यवस्थाएं रहेंगी, देख पा रहे हो, शीशियां लिखी हुई, यहाँ पर शीशियां रखी हुई हैं। और अभी आपको बताया था क्या, हाल ही में एक आध दिन पहले बताया था कि डब्ल्यूटीओ द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव किसे चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो आप ध्यान रखना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में भी गुजरात का कौन? धौलेरा गांव। कौन सा पर्यटक गांव कौन रहा था? धौलेरा गांव। धौलेरा गांव, अच्छा धौलेरा गांव भी चर्चा में रहा था। चलिए ठीक, समझ में आ गया, धौलेरा गांव समझ में आया। और डब्ल्यूटीओ की स्थापना भी मैंने आपको बताई थी, क्या कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब? वर्ष 1995 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे? डब्ल्यूटीओ की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। स्पेन के मैड्रिड में इसका मुख्यालय भी, ये भी बताया था। एक बात और ध्यान रखना, एक गांव और था मोढेरा। मोढेरा क्यों था? तो आपने कहा था कि मोढेरा गांव जो था ये आपका कैसा? सौर ऊर्जा से संचालित गांव था। कैसा? सौर ऊर्जा से संचालित गांव था। कैसा गांव था? सौर ऊर्जा से संचालित गांव। भारत का पहला गांव था, इसलिए पेपर में आपसे आ सकता है संचालित गांव, ठीक है। अब ये गांव बिजली बेचेगा भी भारत सरकार को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। और चंद दिनों पहले एक सवाल आपको बताया था, क्या कि गुजरात के अहमदाबाद में किसकी स्थापना करी जा रही है? गुजरात के अहमदाबाद के अंदर भारत की पहली ओलंपिक शहर की स्थापना करी जा रही है। ओलंपिक सिटी की स्थापना अगर पूछ ले कि बताइए कहां पर ओलंपिक सिटी की स्थापना करी जा रही है, तो आप निसंकोच भाव से बता पाएंगे कि अहमदाबाद के भीतर ओलंपिक शहर की स्थापना करी जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने चंद दिन पहले सवाल आपको बताया होगा, शायद कल की क्लास में बताया होगा, क्या कि आईओसी की जो बैठक अब की बार हो रही है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल की जो बैठक हो रही है 2023 की, वो कहां हुई है? मुंबई में। कहां हुई है? मुंबई में इसकी बैठक का आयोजन किया गया। और यही एक निर्णय लिया गया कि 2036 के जो ओलंपिक होंगे, इसके लिए गुजारिश की गई 2036 के ओलंपिक कहां हो सके? भारत के भीतर हो सके, भारत के भीतर हो सके, इसका प्रस्ताव रखा गया। तो इसीलिए
ओलंपिक शहर की स्थापना की बात कहां की जा रही है? अहमदाबाद में, और ये स्थापित हो भी रही है। ठीक है, अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम क्या? पहले नाम था मोटेरा और अभी इसका नाम क्या हो गया? मोटेरा स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। क्या? श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नाम रखा गया है। ये ध्यान रखना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, इसलिए ये सवाल जरूरी और महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, आप समझेंगे बेहतर ढंग से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सबके जवाब आ रहे हैं, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा? तो ये सारे सवाल मैंने आपसे कर लिए हैं और आप अगला सवाल बताना है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 23 अक्टूबर के दिन इसे लॉन्च किया गया था, और कहां से लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था आपके नई दिल्ली के पूसा कन्वेंशन सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, बताना यह है कि नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा, या फिर जय ठाकुर के द्वारा? विकल्प आपके सामने है, विकल्प के साथ आपको उत्तर बताना है। क्या आ जाएगा इसका उत्तर? क्या आ जाएगा इसका उत्तर भाई? और यहीं पर इसकी वेबसाइट और लोगो तमाम चीजें हैं जिसका अनावरण किया गया है, बस आपको इसका सही जवाब देना है किसने इसका उद्घाटन किया हुआ है। विकल्प आपके सामने है, अनुराग ठाकुर, अमित शाह, राजनाथ सिंह और जय ठाकुर के द्वारा, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो आप कहेंगे हमारे अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह कौन है? तो अमित शाह वर्तमान में 2 मंत्रालय देख रहे हैं, एक तो गृह मंत्री भी है हमारे, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी। और एक और आप कह पाएंगे इसके अलावा क्या है? तो केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा अमित शाह जी वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सहकारिता मंत्रालय भी यही देख रहे हैं। तो बच्चे ये भी ध्यान रखना, आपसे पूछ लेके बताइए सहकारिता मंत्रालय कौन देख रहा है? तो आप कहेंगे सहकारिता मंत्रालय वर्तमान में कौन? आप कहेंगे अमित शाह जी द्वारा। तो इन्हीं के द्वारा किया गया है। अगली पिक्चर में आप बेहतर क्लियर और देख पाएंगे। क्या? ये देखिएगा, ये है आपका नेशनल आपका सिंपोजियम ऑन कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट। ये बाकायदा नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया एक समारोह है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें। देखिए 23 अक्टूबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया सुबह 10 बजे। ठीक है, और ये पूसा कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली से इसे लॉन्च किया गया, ये भी ध्यान रखना। चीफ गेस्ट कौन रहे? यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ गेस्ट यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। ठीक है, अमित शाह ये हैं, पिक्चर में आप सब जानते ही हैं। अमित शाह जी को कौन नहीं जानता है? अमित शाह जी को कौन ही नहीं जानता है? ठीक है, अमित शाह जी। और ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी। ठीक, ये ध्यान रखना। तो ये सारे सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, इनके लिए आप लोग मजबूती से मेहनत करिएगा, और कहीं ना कहीं ये सवाल वो सवाल है जो पेपर में आने लगभग तय है, पेपर में आएंगे। बस यही है कि देर है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, तैयार रखेंगे। और नई दिल्ली से मैंने आपको कई सारे सवाल बता रखे हैं, जैसे नई दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में G20 सम्मेलन का आयोजन होना एक महत्वपूर्ण घटना रही। इसके अलावा G20 के अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है? तो आप ये कह सकते हैं कि नई दिल्ली के भीतर ही, सर आप बेहतर ढंग से बता पाएंगे कि G20 के भीतर ही आरोग्य वनम की स्थापना करी गई है। भारत का ई वेस्ट पार्क कहां स्थापित किया गया? तो भारत का ई वेस्ट पार्क भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा, ओलंपिक 2020 के खिलाड़ियों के सम्मान के लिए ओलंपिक विधि का निर्माण भी यहीं किया गया। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी, जो कि रेलवे के द्वारा प्रायोजित है, रेलवे के द्वारा वित्त पोषित रहेगी, इसकी स्थापना भी दिल्ली के अंदर ही की जा रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप आसानी से सवालों को समझ पाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या आ जाएगा? अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है ये कि एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता हुआ है? डिस्कस थ्रो में आपको बताना है किसने जीता हुआ है। हालांकि ये तो भाला लिए खड़े हो महाराज, खैर कोई बात नहीं। एशियाई पैरा खेलों के पुरुष डिस्कस थ्रो में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता हुआ है? आपको बताना है पुरुष डिस्कस थ्रो में किसने जीता हुआ है? नीरज यादव के द्वारा, या अतुल सक्सेना के द्वारा, या फिर मोहित सिन्हा के द्वारा, या फिर आपको बताना है प्रदीप नरवाल के द्वारा। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब? आपको सही जवाब देना है नीरज यादव, अतुल सक्सेना, मोहित सिन्हा या प्रदीप नरवाल। फटाफट आप सबको उत्तर देना। इसका उत्तर क्या आ जाएगा बच्चे? विकल्प आप सबके सामने सुरक्षित हैं, खुले हुए हैं, बस आपको सही जवाब का चयन करना है। तो आप कहेंगे अभी हाल ही में पुरुष डिस्कस थ्रो में नीरज यादव जी ने क्या जीता हुआ है? स्वर्ण पदक जीता हुआ है। और कल की कक्षा में भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि अब की बार के जो पैरा खेल हैं आपके, किसमें? एशियाई पैरा खेल जो आपके हैं वो कहाँ आयोजित किए जा रहे हैं? वो चीन के
होंगझोउ शहर में किए जा रहे हैं। कहाँ? चीन के होंगझोउ शहर में। पैरा खेल वो खेल होते हैं जिसमें दिव्यांग खिलाड़ीगण भाग लेते हैं, है ना। होंगझोउ में ही इनका आयोजन किया जा रहा है और होंगझोउ शहर में ही इससे पहले जो एशियाई खेल हैं, 19वें एशियाई खेल हैं, उनका आयोजन भी यही किया गया था। सामान्य लोग खेलते हैं इसके लिए। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन भी कहाँ किया गया था? तो 19वें एशियाई खेल का आयोजन भी बच्चे कहीं और नहीं, यहीं किया गया था। कहां पर 2023 में किया गया था? आप कहेंगे चीन के होंगझोउ शहर में। ठीक है, चीन के होंगझोउ शहर में। और लगभग लगभग मैंने हर बार आपको बताया है क्या कि भारत का स्थान इनमें क्या रहा? तो भारत का स्थान इनमें रहा क्या बच्चे? चौथा रहा। भारत का स्थान कितना रहा? तो भारत का स्थान रहा चौथा रहा। एक बार आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, क्लास को एक बार आप सब शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्या रहा? भारत का स्थान क्या रहा बच्चे? चौथा रहा। पहला स्थान किसका रहा? तो आप कहेंगे पहला स्थान पर रहा है आपका चाइना। पहला स्थान किसका रहा? चीन का रहा। यह भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और एक बात और, भारत द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? तो कुल पदकों की संख्या कितनी है? 107। कितनी? 107, 107। अर्थात अगर हम इनको हटाना चाहें तो कैसे काउंट करेंगे? तो आप इनको ऐसे कह सकते हैं, कुल पदक 107 जीते, इनमें स्वर्ण कितने जीते हैं? स्वर्ण 28। रजत कितने जीते हैं? 38। रजत कितने जीते हैं? आप कहेंगे 38, यानी चांदी 38। और अगर आपसे ये कह दिया जाए कांस्य कितने जीते हैं, तो आप कहेंगे 41। कांस्य पदक कितने जीते हैं? आप कहेंगे 41। कितने? 41। कांस्य पदक कितने जीते हैं? 41 जीते हैं। कुल कितने जीते हैं? 107। बोले इतनी बात समझ में आ रही है आपके? आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। आप सब अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, वैसे भी आप मेहनत करते हैं। मैंने कई बार आपको मेहनत करते हुए देखा है, आपके विकल्पों को देखा है, आप कैसे विकल्प का उत्तर करते हैं। बिल्कुल। तो क्या सीखे कि इससे पहले 19वें एशियाई खेलों का आयोजन भी यहीं किया गया था, होंगझोउ में, जहां पर इनका आयोजन किया जा रहा है। पहला स्थान आपका चाइना रहा। चौथे स्थान पर कौन रहा? आपका भारत रहा। कुल पदक कितने? 107। स्वर्ण 28, 38 रजत और ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य आप कहेंगे 41। ठीक है, तब जाकर के संख्या कितनी होगी? 107। और ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि भारत ने इतनी अच्छी रैंक प्राप्त करी। इससे पहले हम बहुत बुरी स्थिति में थे, संभवतः 8वीं रैंक पर थे, जो कि एशियाई खेल हुए थे 2018 में इंडोनेशिया के भीतर। बहुत अच्छा रैंक नहीं था, ये बात मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की ओर गति करी जाए। तो अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या रहने वाला है। अगला सवाल हमारा रहने वाला है कि किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। तो पेपर में सवाल आएगा, अरुण मेहरा या अशोक गाडजिल या विवेक रामास्वामी या आपको बताना है किरण सक्सेना। जल्दी से आप बताइएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा इसका उत्तर? तो ध्यान रखना, अभी हाल ही में दो वैज्ञानिक वर्गों में से दिया गया है, प्रौद्योगिकी और नवाचार में से। तो आप कहेंगे हाल ही में इनमें से एक तो व्यक्ति हैं, इनका नाम है अशोक गाडजिल, और एक नाम और लिख लेना, सुब्रा सुरेश। इनके साथ में ही क्या? सुब्रा सुरेश। दो लोगों को सम्मानित किया गया है, दो लोगों को सम्मानित किया गया है, दोनों के बारे में ध्यान रखना, सुब्रा सुरेश और साथ ही साथ में कौन? आपके अशोक गाडजिल। तो इसका विकल्प क्या आ जाएगा बच्चे? आप कहेंगे ये दोनों विकल्प आ जाएंगे। ठीक है, दोनों विकल्प आपके ये आ जाएंगे, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही और ठीक जवाब हो जाएगा। अभी इजराइल की यात्रा पर भी जो बाइडेन रहे, दुनिया भर में आपने कहीं निगाहें रही जो बाइडेन के ऊपर कि क्या और कैसी घटनाएं रहने वाली हैं भारत और दुनिया में। तो ये सारी बातें आपने देखी हैं बहुत जल्दी जल्दी से। तो अशोक गाडजिल और सुब्रा सुरेश को दिया गया है। इसके अलावा ये आप देखिएगा, दोनों अलग अलग पिक्चर हैं। तो ये गाडजिल जी हैं और ये सुरेश जी हैं, दोनों लोगों की पिक्चर आपके सामने है और इन्हीं दोनों लोगों को सम्मानित अभी हाल ही में किया गया है। एक तरफ मेरे हैं गाडजिल जी और एक तरफ हैं सुरेश जी। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों इंपॉर्टेंट नाम इसलिए हैं क्योंकि दोनों लोगों को एक बड़ा पुरस्कार प्रौद्योगिकी और नवाचार अर्थात इनोवेशन श्रेणी में अमेरिका के अंदर दिया गया। ये दोनों ही भारतवंशी हैं, इसलिए पेपर में इंपॉर्टेंट हैं। कमला हैरिस भारतवंशी, वहां की वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट घटना है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की ओर कर सकते हैं गति। बिल्कुल, अगले सवाल की ओर बात करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या दे रखा है? वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? चलिए बताइए भाई, वनडे के भीतर सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। क्या विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, या क्विंटन डिकॉक हैं, या फिर हार्दिक पांड्या हैं? किसमें? 2023 में सर्वाधिक शतक लगाने वाले, 2023 के भीतर वनडे विश्व कप 2023 में सर्वाधिक शतक अब तक किसने लगाए? अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, बस आपको बताना इसका जवाब क्या आ जाएगा। अभी ये सवाल तो भाई वही बता पाएगा जो बहुत क्रिकेट का प्रेमी व्यक्ति है।
ठीक है, बहुत क्रिकेट का जो प्रेमी व्यक्ति वही बता पाएगा, और जो भी वो व्यक्ति इस पिक्चर को पहचानता होगा। साउथ अफ्रीका से खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे पास 3 विकल्प तो इंडियन के ही हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या। तो मतलब हमें सवाल बदल दें अपना, क्या कह देंगे, सवाल का सही जवाब इसका आ जाएगा बच्चे क्या, क्विंटन डिकॉक। क्विंटन डिकॉक ने अब तक सर्वाधिक छक्के लगाए हैं वनडे के लिए, वनडे विश्व कप 2023 में। और मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूं कि वनडे विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कौन कर रहा है, भारत। इनसे सवाल आने तय रहेंगे कि बताइए भारत 2023 में किसकी मेजबानी कर रहा है, तो आप कहेंगे क्रिकेट की। इसके अलावा क्या 2023 में ही G20 की मेजबानी कर रहा है, किसकी, G20 की मेजबानी कर रहा है। और क्या, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भी कर रहा है। ये भी आप ध्यान रखना, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी भी यही कर रहा है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। और इसके अलावा दोनों घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों घटनाओं से सवाल आपके पूछे जाने तय हैं। 2023 में भारत वनडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है, संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी कर रहा है, और नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट G20 संगठन की मेजबानी भी भारत कर रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्विंटन डिकॉक, दक्षिण अफ्रीका। हाँ, 2023 में अलग अलग मेजबानी भारत कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बढ़ते बच्चे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र विश्व विकास सूचना दिवस, क्या बात है। अगला सवाल आपका दे रखा है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का विश्व विकास सूचना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर को, या 23 अक्टूबर को, या फिर आपको बताना है 22 अक्टूबर को। तो ये उसी के बारे में है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। चलिए बताइएगा कौन सा दिवस मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र विकास सूचना दिवस कौन मनाया जाता है, क्या कुछ मनाया जाता है, जल्दी जल्दी बताइएगा आप सभी लोग। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब, क्या आ जाएगा इसका एकदम सही जवाब, तो आप ये कहेंगे ये दिन 24 अक्टूबर को होता है। कब होता है, 24 अक्टूबर को। तो जिनका जवाब 24 अक्टूबर है वो बिल्कुल सही है। और 24 अक्टूबर को कौन कौन दिन मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाते हैं 24 अक्टूबर 1945 में। और इसके अलावा इसी दिन पोलियो दिवस भी मनाते हैं। अब इसकी जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूं, तो आपको बहुत जानकारी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले की करंट अफेयर क्लासेस में ये सारी बातें वैसे भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, वैसे भी पढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जो सबसे महत्वपूर्ण दिवस रहेगा वो रहेगा आपका 31 अक्टूबर का। क्यों, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। किसकी जयंती पर मनाया जाता है, तो आप ये कहेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। किसकी, भाई इन्होंने क्या किया था, 562 रियासतों को एकीकरण का प्रयास किया था। भारत में 552 रियासतें सारी विलय करवा दी थी इन्होंने ही एक भारत के अंदर। तो सरदार पटेल को इसीलिए एकता के लिए क्या जाना जाता, एकता दिवस मनाया जाता है इनकी जयंती के ऊपर 31 अक्टूबर को। और 2019 तो सभी को याद होगा, इस दिन दो यूटी बनकर के सामने आए थे, एक जम्मू एंड कश्मीर का, कौन सा, जम्मू कश्मीर का बच्चे, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। इसी दिन बने थे दोनों, दो यूटी। कब, 2019 में। सवाल आप ध्यान रखना, पे तैयार रखिएगा, ऐसे सवाल पेपर में आने तय है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर को ही एज ए यूटी के रूप में सामने आए थे। ठीक है, याद रख पाएंगे इस सवाल को, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए, बिल्कुल। हाँ ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल से पहले अगर हम बढ़ें तो आपको बताना रहेगा ये कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान हामून को किस द्वारा नामकरण किया गया है। तो हामून नामक जो चक्रवात है ये और गहराता जा रहा है, इसलिए आपको ये दोबारा सवाल लिया गया आपकी क्लास में। तो जो हामून नाम का साइक्लोन है ये किस देश द्वारा इसका नाम दिया गया है, और ये कहां उठा हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, बांग्लादेश ने दिया हुआ है, ईरान ने दिया हुआ है, कुवैत ने दिया हुआ है, या ओमान ने दिया हुआ है। 4 विकल्प आपके सामने, और आपको बताना है हामून नामक जो साइक्लोन है ये किसके द्वारा नामकरण इसका किया गया है, बताइए। तो देखो ध्यान रखना, भारत में इसके अलावा एक साइक्लोन और है, कौन, चक्रवात तेज, चक्रवात तेज। और ये जो चक्रवात तेज आया हुआ है ये आया हुआ है कहां पर, आपका आया हुआ है अरब सागर में। कहां, अरब सागर के क्षेत्र में आया हुआ है। नामकरण आपका इसका भी पूछा चुकी, इनका डेट बिल्कुल समान है, एक दिन पहले तेज आया, उसके बाद ये आ गया आपका हामून। तो अरब सागर में तेज जो साइक्लोन है इसका नामकरण भी भारत के द्वारा ही किया गया। किसके द्वारा, आप कहेंगे इसका नामकरण भारत के द्वारा किया गया है। भारत
द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? नामकरण भारत द्वारा किया गया है। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, भारत द्वारा किया गया है। ठीक है। अब हामून जो है, हामून चक्रवात जो बंगाल में आया, इसका नामकरण ईरान ने किया, जो कि बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। ठीक है। हामून नामक चक्रवात कहां आया हुआ है? ये आया हुआ है बंगाल की खाड़ी शाखा में। नामकरण कौन कर रहा है? नामकरण ईरान कर रहा है। चक्रवात तेज आया हुआ था अरब सागर में। चक्रवात तेज जो आपका आया हुआ है वो कहां आया हुआ है? अरब सागर में आया हुआ है, इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बंगाल की खाड़ी शाखा। यहां जो चक्रवात आया वो क्या कहलाएगा? तेज। यहां वाला चक्रवात क्या कहलाएगा? तेज कहलाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसके बारे में विपरीत बात करें, माफी चाहूंगा मैंने उल्टा लिख दिया है, सॉरी फॉर इट। यहाँ जो आया उसका नाम है हामून। क्या नाम है? हामून। जिसका नामकरण कौन कर रहा है? इसका नामकरण कर रहा है ईरान। इसके अलावा अरब सागर में कौन उठा हुआ है? तेज। हालांकि ये यमन की ओर मुड़ गया है। अब देखना ये होगा कितना प्रभावी रहेगा, कितना प्रभावी नहीं रहेगा। तो दोनों बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये जरूरी बात है हमारे लिए। क्या है? ये जरूरी बात है कि दोनों चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। एक और अभी अरब सागर में एक और चक्रवात इससे पहले आया था, बिपरजॉय। कौन आया था? बिपरजॉय। तो बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? ये भी 2023 का ही है, ध्यान रखना। चक्रवात बिपरजॉय, इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया था। किसने किया था? बांग्लादेश ने। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए बिपरजॉय नाम के चक्रवात का नामकरण किसने किया था? तो आप कहेंगे बांग्लादेश। बा से बिपरजॉय, बा से बांग्लादेश। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे आगे क्या है? अगला सवाल ये रखा है कि महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बल का महानिदेशक अस्पताल सेवा पदभार किस एयर मार्शल महिला ने संभाला हुआ है? तो ये पिक्चर में दिखाई दे रही है, इन्हीं को ही दिया गया है महानिदेशक अस्पताल सेवा का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है। आपको बताना है महानिदेशक अस्पताल सेवा सशस्त्र बलों का किसे बनाया गया है? शिवांगी सिंह को, पद्मा बंदोपाध्याय को, या फिर आपके सामने विकल्प है साधना सक्सेना को, ठीक है, या दुर्गेश मिश्रा को। क्या आ जाएगा सही जवाब? तो आप ये ध्यान रखना इस बात को लेकर के, इसका जवाब क्या जाएगा? साधना सक्सेना नायर को। किसको दिया गया है? साधना सक्सेना नायर को ये पदभार दिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक नियुक्ति है, ये ध्यान रखना। और सेना के बारे में मैंने कई बार बताया होगा कि वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख कौन है बच्चे? तो आप कहेंगे कि वायुसेना के प्रमुख रूप में हम जानते हैं किसे? विवार चौधरी, विवेक राम चौधरी को। किसे? विवेक राम चौधरी को जानते हैं। इन्हें जानते हैं ना बच्चे? विवेक राम चौधरी साहब को। चौधरी साहब को। इसके अलावा नौसेना के प्रमुख कौन है? तो हम कहते हैं नौसेना के प्रमुख और कोई नहीं है, आर हरि कुमार है। कौन है? आर हरि कुमार। और थल सेना प्रमुख भी आपको मैं बता रखा है। क्या बता रखा है आपको? आर हरि कुमार। इसके अलावा थल सेना प्रमुख भी आपको बता रखा है। थल सेना के प्रमुख कौन है? हम कहते हैं पांडे साहब। कौन? मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी, है ना? मनोज पांडे साहब। याद रखना ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मनोज पांडे जी। ठीक है। तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना हमने सारे कवर अप कर लिए हैं आसानी से। आसान भाषा में हम ये भी जान गए साधना सक्सेना नायर अभी वर्तमान में महानिदेशक अस्पताल सेवा यानी सशस्त्र बल की क्या बन गई है? पदभार अभी हाल ही में संभाल लिया है। ठीक है। ठीक है। चलिए, साधना सक्सेना नायर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े हम। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं, अगले सवाल की ओर चल सकते हैं। अगला सवाल हमारा देखो क्या दे रखा है। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है 67वां धर्मचक्र प्रवर्तन। 67वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस कहां मनाया जा रहा है? गया में मनाया जा रहा है, नागपुर में मनाया जा रहा है, सारनाथ में मनाया जा रहा है, या मधुबनी में मनाया जा रहा है? बताइए। सारे विकल्प आपके सामने हैं, बस आपको बताना है कि कहां पर 67वां धर्मचक्र प्रवर्तन दिवस मनाया जा रहा है। गया, नागपुर, या सारनाथ, या मधुबनी। क्या आ जाएगा इसका सही जवाब?
बिल्कुल 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 सही जवाब जा रहा है आप सबका। क्या जाएगा उत्तर बच्चे? तो आप कहेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। बिल्कुल बी ऑप्शन लगा लीजिएगा कि नागपुर में इसका आयोजन किया गया है। और श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु हैं धम्मरत्न थेरो। क्या? धम्मरत्न थेरो। धम्मरत्न थेरो को क्या बनाया गया है? धम्मरत्न थेरो को मुख्य अतिथि बनाया गया। ये कहाँ के हैं? श्रीलंका के। क्या है ये बच्चे? ये मुख्य अतिथि हैं, इनको जरूर ध्यान रखना, ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, धम्मरत्न थेरो। धम्मरत्न थेरो। डन। चलिए, धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं बच्चा? धर्मचक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन किस घटना को कहते हैं? जल्दी बताइएगा आंसर में मुझे, किस घटना को कहा जाता है? किस घटना को कहा जाता है? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए बढ़ चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे सामने दे रखा है, वो सवाल क्या दे रखा है? ब्लैंक है शीट। चलिए अगला सवाल देखिएगा कि एशियाई पैरा गेम्स में 2022 में महिला पैरा पावर लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग आपके 61 किलोग्राम स्पर्धा में जैनब खातून, नाम ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि जैनब खातून ने कौन सा पदक जीत लिया है एशियाई पैरा खेलों से। देखिए एशियाई पैरा खेल चल रहे हैं, मैंने आपको हर बार बताए हुए पैरा खेलों के बारे में सवाल। आयोजन कहाँ हो रहा है? चीन के होंगझोऊ में, अभी हमने अभी डिस्कस किया इसके बारे में। ठीक है, 19वें एशियाई खेल कहाँ हुए? तभी मैंने आपको बताया चीन के होंगझोऊ शहर में। भारत का स्थान क्या रहा? चौथा। कितने पदक? 107। कितने स्वर्ण, कितने रजत? 28 स्वर्ण, 38 रजत और शेष 41 आपके कांस्य पदक। ठीक है, सारे सवाल बताए लगभग। मैं रोज एक दो दिन से रोज मैं आपको बता ही रहा हूँ सारे सवाल, आप सीख लीजिएगा। पुरानी करंट अफेयर में जो बच्चा रेगुलर देख रहा है उसे पता होगा कि मैंने रोज ही सारे सवाल करवा रखे हैं। रोज सवाल करवाता हूँ मैं आपको वाले। स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप सब उत्तर दीजिएगा, क्या आ जाएगा इसका उत्तर? जैनब खातून ने कौन सा पदक जीता हुआ है? स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक? तो ध्यान रखना बच्चे, इसमें रजत पदक जीता हुआ है। किसके द्वारा रजत पदक जीता गया है? तो रजत पदक जीता किसके द्वारा? आप कहेंगे जैनब खातून के द्वारा रजत पदक जीता गया है एशियाई पैरा गेम्स 2022 में। ठीक है, 2022 में महिला पैरा पावर लिफ्टिंग 61 किलोग्राम स्पर्धा में जैनब खातून ने कौन सा पदक जीता हुआ है? रजत पदक जीता हुआ। ये ध्यान रखना, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है किसकी है? यही है जैनब खातून की। इन्होंने 61 किलोग्राम भार वर्ग में ये रजत पदक जीता हुआ है। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं, पुनः बताऊंगा इस बात में कि एशियाई पैरा खेल 2023, ये 23 है बच्चे, इसको 23 कर लीजिएगा। 23 में किसने कहाँ हो रहा है? चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? चीन में इसका आयोजन हो रहा है। चीन में भी कहाँ आपका है? आपसे पूछे चीन में भी कहाँ, तो आप कहेंगे चीन के होंगझोऊ शहर में। कहाँ? चीन के होंगझोऊ शहर के भीतर। चीन के होंगझोऊ शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ? चीन के होंगझोऊ शहर के भीतर। कहां पर? चीन के होंगझोऊ शहर के भीतर इसका आयोजन किया जा रहा है। बताइए, डन? होंगझोऊ शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है, जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आ जाएगा इसका उत्तर? तो आप कहेंगे रजत पदक के जीता, तो होंगझोऊ शहर में इसका आयोजन किया गया। और पहले एशियाई खेल कहाँ हुए? एक सवाल आपसे और ले लिया जाए कि बताइए पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया?
पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, आपको बताना है। पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है, तो आप ये कहेंगे कि पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन किया गया है बच्चे, वो आयोजन कहीं और नहीं किया गया। कहाँ? 1951 में भारत के भीतर आयोजित किया गया। कहाँ? भारत में आयोजित किया गया है। भारत में आयोजित किया गया है, ठीक है, आयोजित था 1951 में। तो पहले एशियाई खेल कभी पूछ ले आपसे तो आप पहले एशियाई खेल भी बता लेंगे आप आराम से। ठीक, चलिए आपके लिए कुछ घर के महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप घर के लिए सवाल नोट डाउन कर लीजिएगा, नीचे कमेंट में आप बाद में उत्तर आप दे सकते हैं। पहला सवाल आपसे रह जाएगा कि बताइए 4 आश्रमों की जानकारी, मानव जीवन के 4 आश्रम की जानकारी कौन से उपनिषद में दी गई है? जानकारी किस उपनिषद में है? किस उपनिषद में दी गई है? किस उपनिषद में है बताइए, आपको बताना है। तो एक सवाल आपका लिए ये रह जाएगा कि कौन से उपनिषद में इसकी जानकारी है। दूसरा सवाल आपके लिए हो जाएगा कि बताइए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 में किसका वर्णन है, किसका उल्लेख है? एक सवाल आपको ये बताना है आर्टिकल 44 में किसका उल्लेख है। और एक और सवाल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या कि आपको बताना है कि ये भी रहेगा कि बताना ये है कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? तीसरा सवाल आपको ये बताना है। और एक सवाल और नोट डाउन करिएगा, चौथा सवाल कि बताइएगा जयदेव की प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? जयदेव की पुस्तक का नाम क्या है? एक सवाल आपको ये बताना है। और अंतिम सवाल, अंतिम सवाल आपको बताना है ये कि कैलाश आप माफी चाहूंगा, कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? कैलाश मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया है? कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, ये आपको बताना है। तो आप फटाफट इन सबका उत्तर आप कर जाइएगा। अच्छी भाषा में, सही भाषा में आप अच्छी तरीके से इनका जवाब दे सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके लिए, 5 सवाल आपके लिए दिए हुए हैं और सारे सवालों को मैं नीचे बाद में कमेंट से आपके उठा लूंगा। क्या कुछ इसका उत्तर रहेगा आप सब बाद में बता दीजिएगा, उत्तर कमेंट बॉक्स में मैं देख लूंगा आपके बाद में, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं पुनः इसी समय से आप सबके साथ में। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आसपास अपनी सफाई रखें, बिल्कुल, ठीक है बच्चे।